आज हम देखेंगे सेकुलरिज्म को, यानी कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है आखिर वो है क्या। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि आप का जो धर्म है वो जो राज्य की नीतियाँ हैं उससे वो बिल्कुल अलग है। यानी कि सेकुलराइजेशन का मतलब है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप किसी एक धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा, बाकी सारे धर्मों को आप पॉजिटिवली देखेंगे और सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करेंगे। और कोई भी धर्म भारत की जो नीतियाँ हैं, किसी देश की या किसी राज्य की जो नीतियाँ हैं उससे प्रभावित नहीं करेगा, उसी को सेकुलराइजेशन कहते हैं। सेकुलराइजेशन का सीधा सीधा अपोजिट होता है कम्युनलिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता। यानी कि जो सांप्रदायिकता यानी कि सेकुलर कम्युनलिज्म, जहाँ एक धर्म दूसरे धर्म तो अपने आप को सुपीरियर दिखाता है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, डिवीजन क्रिएट करता है, उसका जवाब होता है सेकुलराइजेशन। Secularism, that term emerged after the French Revolution in 18th century, and the West Church's role and interference were separated from the political administrative system. Secularization implies steadily diminishing the influence of religion in all areas of social life. अगर सेकुलरिज्म क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से 18th सेंचुरी में, जहाँ पर जो चर्च है उसको स्टेट पॉलिसी से अलग कर दिया गया। पहले ये देखा जाता था जो चर्च है उसकी राज्य के अंदर जो नीतियाँ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, उसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। वो अलग अलग टैक्सेस लगाते थे, अलग तरीके की सर्विसेज लेते थे फार्मर्स से, वहाँ के लोगों से, लेकिन इन रिटर्न जो चर्च है वो अपनी सर्विसेज सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों को देते थे, या फिर एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम बन गया था फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। उसके तस्त आकर वहाँ के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। उनकी जो डिमांड थी कि जो धर्म है उसकी हमेशा स्टेट पॉलिसी से अलग रखा जाए। सेकुलराइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता आखिर क्या है, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि असल ज़िंदगी में, यानी कि जो सोशल लाइफ है वहाँ से जो धर्म है उसको धीरे धीरे कम किया जाए, उसके असर को, चाहे सरकार की नीतियाँ बनाने में हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, उसकी जो नीतियाँ हैं वो उसे अलग किया जाए। यानी कि फैक्ट बेस्ड जो सिस्टम है वहाँ वो लेकर आ जाए, साइंटिफिक नॉलेज लेकर आ जाए, और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ज़िंदगी के उन पर लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके लिए कि हर चीज़ को आप धर्म की नज़र से देखें। यानी कि धर्म और सोशल लाइफ दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं, इसी को सेकुलराइजेशन कहा जाता है। In India, secularism was formulated as an ideology by the nationalist leader during the colonial period. Unlike the West, our secularism concept does not counter organized religion. Our multi-religious society and socio-political system are different from the West. भारत का जो सेकुलरिज्म है वो जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उससे अगेंस्ट है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत को डिवाइड करने में, तो उनका जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसके जवाब में भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने सेकुलरिज्म की नीति अपनाई, जहाँ वो भारत को तोड़ने की बात करते थे, सेकुलरिज्म भारत को जोड़ने की बात करता था। भारत जहाँ पे जो पश्चिम के देश हैं वो एक जैसे धर्म अपनाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, यानी गोरे दिखते हैं, एक जैसे धर्म अपनाते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं सब, उनके तौर तरीके भी एक जैसे ही हैं। तो वहाँ की सोसाइटी है वो एक तरीके की यूनिफॉर्म सोसाइटी दिखते हैं। अगर लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो वहाँ की सोसाइटी आपको एक यूनिफॉर्म सोसाइटी देखने को मिलेगी, जबकि जो भारत जैसे देश है वहाँ पर आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक देश के अंदर आपको डिफरेंट धर्म देखने को मिलेंगे, ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे, कल्चर देखने को मिलेगा, अलग अलग पहनावे देखने को मिलेंगे। इतनी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर डिवाइड एंड रूल जैसी जो पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी वो बहुत आसानी से लोगों को डिवाइड कर सकती थी, और देश को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो उसमें हैम्पर करती। तो उसका जवाब में, ताकि भारत के अंदर जो लोग हैं डिवाइड ना हो, एकजुट बने रहे, उसके लिए जो सेकुलराइजेशन है उसकी पॉलिसी को अपनाया गया, यानी कि धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाएगी भारत जैसे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में। जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो काउंटर है कॉलोनी पॉलिसी का, डिवाइड एंड रूल का, एंड चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, जो हमने अभी देखा, जो चैलेंज करता है कॉलोनी पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन द सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया। अब इसका मीनिंग देते हैं भारत के अंदर जो सामाजिक राजनीतिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें किसका आखिर में असर क्या है। द इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो सोसाइटी की जो सरकारें हैं या उसकी पॉलिसी है, सरकार का यानी कि देश का कोई धर्म नहीं है अपना। बहुत सारे देश धर्म के नाम पर बने, जैसे पाकिस्तान, इजराइल, ये सब धर्म के नाम पर बने हैं, लेकिन भारत का जो इंडियन स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरा, इंडियन स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन बेस्ड ऑन रिलीजन। इसी के साथ ही जो भारत का जो सेकुलरिज्म है वो किसी को भी धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट यानी कि पक्षपात करने की अनुमति नहीं देता। भारत की जो पॉलिसी जो सेकुलर है, यानी कि हर किसी को पॉजिटिवली देखना है। By the 42nd Constitutional Amendment, secular word inserted in the preamble। हम सब जानते हैं 42nd Constitutional Amendment जब हुआ तो preamble के अंदर secular word स्पेशली जोड़ दिया गया।
सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलरिज्म है वो भारत का फंडामेंटल है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इन ऑल द वेस्ट द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म स्टेट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑल रिलीजन, वाइल इन इंडिया द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट स्टेट इक्विट टू द रिलीजन। इसका क्या मतलब है? वेस्ट के अंदर जो सेकुलरिज्म है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि वहाँ पर स्टेट टोटली डिफरेंट है रिलीजन से, यानी कि वहाँ पर रिलीजन किसी तरीके से ऑन स्टेट रिलीजन के अफेयर्स में किसी तरह का इंटरफेयर करता है, दोनों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। जबकि भारत के अंदर ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर स्टेट जो है बिल्कुल भी अलग नहीं करता अपने आप को रिलीजन से, बल्कि सारे रिलीजन को वो समान दिखता है, यानी कि इक्वल देखता है। ना उसके सामने कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अगर वो किसी एक धर्म के लिए कोई काम कर रहा होगा तो दूसरे धर्म के लिए भी वो उसके अनुसार से काम करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर लोग अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सकें। और वो एक के लिए कोई पॉलिसी लेकर आ रहा है तो दूसरे धर्म के लिए भी उन्हें इस तरह की पॉलिसीज लेके आनी होगी, ताकि वहाँ पर भी लोगों का विकास हो सके। यानी कि वो वहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर। और सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रैक्टिस अ फंडामेंटल रिलीजन। भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो भारत का फंडामेंटल राइट है कि भारत में हर कोई अपने धर्म के हिसाब से जो है अपना कल्चर प्रैक्टिस फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं कि भारत के अंदर सेकुलरिज्म फैला कैसे। इतनी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर सेकुलरिज्म आने की वजह क्या थी? वैसे तो भारत का जो विभाजन हो गया था धर्म के नाम पर हो गया था, तो ऐसे में सबसे बड़ा डर तो यही था कि भारत जो टूट जाएगा आगे चलकर अलग अलग देशों के अंदर, ऐसे वेस्टर्न कल्चर का मानना था। लेकिन उसके बावजूद भारत के अंदर सेकुलरिज्म फला फूला और भारत का जो डर था बिखर जाने का वो नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी जो वजह मानी जाती है वो मॉडर्न एजुकेशन है, कि हमने रिलीजियस एजुकेशन जो है उसको अलग कर दिया मॉडर्न एजुकेशन से। यानी कि भारत के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको साइंस, मैथ्स ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपके अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाएगा बजाय उनके रिलीजियस टेम्पर विकसित करने के। जैसे हम ईरान के अंदर देखते हैं, यहाँ पर थियोलॉजिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, लेकिन भारत के अंदर थियोलॉजिकल नॉलेज नहीं दी जाती, बल्कि वो एक पर्सनल मैटर बन गया है। भारत के अंदर साइंटिफिक नॉलेज है वो उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और ये भी बड़ी वजह रही कि जैसे लोग बढ़ते गए तो पढ़ने लिखने से लोगों के अंदर एक साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक कोहेजन पैदा हो गया। दूसरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, भारत में बड़े पैमाने पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी हुए। आज़ादी वक्त हम देखें और आज़ादी के बाद भी देखें, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, कास्ट के नाम पर हो, क्षेत्र के नाम पर हो, अलग तरह की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होते रहे भारत में, जहाँ पर इक्वलिटी की बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे जैसे भारत के अंदर जो डेवलपमेंट होता गया, सड़कें बनती गई, रोड बनती गई, कम्युनिकेशन के साधन बनते गए, ट्रेन्स आ गई, बसेस आ गई, कम्युनिकेशन में टेलीफोन्स आ गए, तार आ गया, चिट्ठी आ गई, मोबाइल आ गए। वो भी बड़ा वजह थी भारत में सेकुलरिज्म को फैलाने की। जैसे कि एक क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री लग रही है तो वहाँ पर बहुत सारे लेबर आ रहे हैं, वो देखते हैं कि हमारी फैक्ट्री के अंदर अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग कास्ट के लोग आ रहे हैं। लोग अपने गाँव वगैरह जाते थे, यही बातें करते थे, बताते थे कि मेरे फैक्ट्री के अंदर कैसा माहौल है, किस तरह के लोग हैं। वहाँ पर लोग मिलजुल के काम करते हैं, एक ही जगह से वो पानी पीते हैं, एक ही जगह से वो साथ खाना खाते हैं, एक ही जैसा वो काम करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि जहाँ पर लोगों ने कि उनके साथ कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ये बातें कि जो हैं वो लोग अपने संदेशों में तार के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हुए बातें करते थे। ये किताबों के ज़रिए भी जो राइटर्स हैं वो बताते थे पब्लिक को, अखबारों के ज़रिए भी पता चलता था कि एक क्षेत्र के अंदर क्या चलता है। उसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है भारत के अंदर सेकुलरिज्म को फैलाने के लिए। सोशल लॉज इनेक्टेड फॉर सोशल रिफॉर्म, बहुत सारे सोशल लॉज इनेक्टेड हुए ताकि भारत में सेकुलरिज्म फैला जा सके। जैसे कि भारत में एक एकल शादी यानी एक शादी का प्रचलन बढ़ा, बहु शादी होगा यानी एक से ज़्यादा शादी करने पर सख्ती दिखाई गई। जैसे हिंदू मैरिज लॉ लेके आया गया एक्ट, जहाँ पर एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लगी। इसी का जो ट्रिपल तलाक जैसे है रिसेंटली हमने देखा, वहाँ पर भी रोक लगी कि आप 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हुए, सती प्रथा पर रोक लगी, चाइल्ड मैरिज पर रोक लगी। इसमें भी सोशल लॉज इस तरह के इनेक्ट हुए जहाँ पर सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिला। ये सारे आपको जो है किसी धार्मिक टेक्स्ट या किसी धर्म की किताबों में दुनिया भर में जो मौजूद है अलग अलग धर्मों में, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, चाइल्ड मैरिज हो गया या सती प्रथा होगी या ये सब चीज़ें जो बैन होनी चाहिए वो नहीं देखने मिलती। वो सिर्फ जस्टिफाई करते हैं लेकिन वो इस पर पाबंदी लगाते। लेकिन जो सोशल लॉज बने उन्होंने सब जो बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उन पर रोक लगाई और मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से चल सकें उस तरह के लॉज बने। इसी कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, अलग अलग जगह से लोग आने लगे, वहाँ काम करने लगे। जब काम करने लगे तो रहने की जगह चाहिए थी, तो इस तरह का अर्बनाइजेशन हुआ। यही चीज़ें मॉडर्नाइजेशन को जन्म देती हैं। इन चीज़ों ने भी भारत में सेकुलराइजेशन को इंपॉर्टेंस दी कि जहाँ पर एक जगह पर रहकर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक सोसाइटी के अंदर या एक शहर के अंदर अलग अलग रीजन से आकर लोग रह रहे हैं, कास्ट के लोग रह रहे हैं, धर्म के लोग रह रहे हैं। इसी की तरह से वहाँ मॉडर्नाइजेशन आया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, बसेस आ गई, ट्रेन्स आ गई, ये भी मॉडर्नाइजेशन आ गया। बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन पास्ट, अवर सिविलाइजेशन हिस्ट्री हैज़ बीन मल्टीपल रिलीजियस कम्युनिटीज कोएग्जिस्ट एंड लिव टुगेदर हार्मोनियसली।
भारत का रीजनल पास्ट ही ऐसा है कि भारत में जैन, बुद्धिज्म, हिंदुज़म, सिखिज़म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ये लगातार आते रहे भारत के अंदर और ये कोएग्जिस्ट करते रहे, यानी कि एक साथ रहते रहे उस कम्युनिटी के साथ। एक बहुत लंबा इतिहास है भारत का, जहाँ पर लोग एग्जिस्ट करते रहे, अलग तरह की रिलीजियस सोसाइटी जो अपने आप में इंटॉलरेट करती है, इंटॉलरेंट सोसाइटी बनाती है और कोएग्जिस्ट रहने की बात करती है, जहाँ आपको एक दरबार के अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपको ऑल द ईयर्स या ऑल द एजेस में आपको नजर आते रहे। इसी करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने आप में सेकुलर है। नेशनल लीडर थे, उन्हें सेकुलर आइडियोलॉजी अडॉप्ट की इंडिया के अंदर, ताकि वो काउंटर कर सके जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उनकी कम्युनल पॉलिसी के अगेंस्ट। इंडियन कल्चर जो अपने आप में कंपोजिटिव कल्चर जैसे गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, वो भी अपने आप में ब्लेंड कर दिया है, जहाँ पर ऑल रिलीजियस फेथ इक्वल है सोसाइटी के अंदर। अगर हम कुछ एक ऑर्थोडॉक्स प्लूरल व्यू देखें, जिनमें से गांधी जी हैं, दयानंद सरस्वती है, रामकृष्ण मिशन है, वो कहते हैं कि भारत की सोसाइटी शुरुआत से ही सेकुलर रही है। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म भारत की सोसाइटी के अंदर शुरुआत से ही मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर मल्टी रिलीजियस सोसाइटी रही है, तो सोसाइटी के अंदर एक दूसरे को टॉलरेट करने की भावना शुरुआत से रही है। अब नेहरू जी क्या कहते हैं यहाँ पे? वो कहते हैं इट डज नॉट मीन अ सोसाइटी वेयर रिलीजन इज डिस्करेज्ड, इट मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस इंक्लूडिंग फ्रीडम फॉर दोज हू मे नो रिलीजन। इसका मतलब है कि भारतीय सोसाइटी एक इस तरह की सोसाइटी है जहाँ पर रिलीजन को डिस्करेज नहीं किया जाता, चाहे वो किसी के रिलीजन को मानना हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो या उसकी चेतना हो। और यहाँ पर हर किसी का सम्मान है, उसके लिए भी जो रिलीजन मानता है और उसके लिए भी जो इस रिलीजन को नहीं मानता, दोनों के लिए कंसेंसस, उसकी चेतना सब बराबर है। इंडियन सेकुलरिज्म इज मोर इन लाइन विद सर्वधर्म संभाव रेदर देन वन स्ट्रिक्ट धर्म निरपेक्षता। इसका मतलब है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो सर्वधर्म संभाव पर आधारित है, ना कि धर्म निरपेक्षता। जिसका मतलब धर्म निरपेक्षता मतलब जो धर्म है उससे स्टेट और उसकी पॉलिसीज दूर हो जाए, यानी कि स्टेट पूरी तरीके से अलग रहे रिलीजियस पॉलिसी से। जबकि सर्वधर्म संभाव का मतलब होता है कि जहाँ स्टेट हर तरह के रिलीजन को बराबर की नज़र से देखे और सबका सम्मान करे, सबकी आकांक्षा और उम्मीदों को पूरा करे, जो भी इसके बिलीवर्स हैं। एंद्रे बेते कमेंट्स दैट पीपल ऑफ इंडिया आर बाउंड मोर बाय कल्चर देन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एंद्रे बेते बताते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो कल्चर से ज़्यादा बाउंड करते हैं, बंधे हुए हैं, बजाय इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। आप कॉन्स्टिट्यूशन और जो कल्चर है उसमें से चुनने के लिए बोलेंगे भारत के लोगों को, तो भारत के लोग कल्चर को चुनेंगे और उसके जरिए वो यूनिटी प्रदर्शित करेंगे बनस्पत की वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। इसी के साथ ही अगर आशीष नंदी की बात करें, वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया कैन लीड टू द रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल फोर्सेस इन इंडिया एज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो एक्सलरेट द कम्युनल फोर्सेस। आशीष नंदी कुछ अलग बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है, मॉडर्नाइजेशन है, वो भारत में जो ट्रेडिशनल फोर्सेस रही हैं उनको वो और ज़्यादा बल देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो नए तरीके के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो गए हैं, वो भारतीय कम्युनल फोर्सेस को है अब वो एक जगह से उनके आइडियाज़ को दूसरी जगह पहुंचाने में और ज़्यादा तेज़ी लेकर आ गया। जैसे कि जो सेकुलरिज्म है या मॉडर्नाइजेशन की जो बातें करते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं या राइट विंग फोर्सेस होती हैं, वो इसका अपोज करती हैं, लेकिन उनकी अपोजिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में क्या सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? वो कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, ठीक है। इसी के साथ ही जो रेलवे है या एयरलाइंस है या बस है, रोड है, कार है, ये कम्युनिकेशंस हैं, इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन से लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, वो भी इस तरह की जो कम्युनल फोर्सेस होती है जो अपोज करती है सेकुलरिज्म को भारत के अंदर, वो और ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। वो अपने आइडियाज़ को इंटरनेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टीवी के थ्रू और ज़्यादा प्रसार कर रही हैं और वो और ज़्यादा सशक्त हुई हैं सेकुलरिज्म को अपोज करने के लिए। अगर आप सम अप करें इस बात का, to sum, it may be said that secularism becomes a cherished ideal just after independence. It is spread fast. However, the recent spread of religious fundamentalism has halted the process. It has not been destroyed completely. अगर हम सम अप करें तो इसका मतलब ये भी देखा जाए कि जो भारत में सेकुलरिज्म है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हमने सेकुलरिज्म को अपना लिया और भारत में ये काफ़ी तेज़ी से जन तक फैल भी गया। भारत में आज हर कोई ये बात जानता है कि भारत में सर्वधर्म संभाव्य सेकुलरिज्म होना चाहिए। अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा तो भारत एक थियोलॉजिकल स्टेट बन जाएगा, या यहाँ पर कम्युनल जो वायलेंस है बहुत ज़्यादा होगा। हम भी ईरान की जगह दिखने लगेंगे जहाँ पर थियोलॉजी बहुत ज़्यादा चलती है, या पाकिस्तान जैसे बिखरने लगेंगे जहाँ पर इतने से तरह के डिवीजन्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, वहाँ फिर भी वो एक साथ नहीं रह पाते। जो भारत का कि भारत में उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम तो उससे ज़्यादा बिखर जाएंगे अगर हमने किसी एक आइडियोलॉजी को पकड़ लिया तो। इसलिए सेकुलरिज्म भारत के लिए ज़रूरी है, जो सब आइडियोलॉजी को
अपने अंदर समाहित करे, बजाय इसके कि वो सप्रेस करे, बस वो उन्हें फलने फूलने दे। तो ये भारत का, लेकिन आज के समय जिस तरह की जो फंडामेंटल फोर्सेस देख रहे हैं, वो आज के समय जो कट्टरवादी सोच फोर्सेस हैं, वो आज के समय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, और जो भारत की सेकुलरिज्म स्ट्रक्चर है उसे तोड़ने पर वो आमादा है। साथ में ये भी आर्गूमेंट किया जाता है कि भारत का जो सेकुलरिज्म है और जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है वो बहुत अलग है। जब भारत का सेकुलरिज्म हर रिलीजन को इक्वल देखता है, वहीं वेस्ट में हम सब जानते हैं जो सेकुलरिज्म है वो स्टेट की पॉलिसी और रिलीजन दोनों अलग है, यानी कि चर्च और स्टेट दोनों अलग है। भारत में जो रिलीजन है वो स्टेट की पॉलिसी के साथ मिला हुआ है। भारत का जो सेकुलरिज्म है उसमें ये भी आरोप लगाते हैं कि जिस तरह का भारत का सेकुलरिज्म बनाया गया है, वहाँ पर सरकार बदलते ही वहाँ पर जो पॉलिसीज बदल जाती हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी की तरफ, यानी वाले एक जहाँ पर सरकारें जो हैं कभी हज यात्रा के लिए डोनेशन दे रही होती हैं, पार्टी या फिर जो इफ्तार पार्टीज दे रही होती हैं, या फिर जो है वो उनके लिए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर रही होती है ताकि वो हज कर सकें, या दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियाँ होती हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो तीर्थ यात्राएँ करवा रही होती हैं, वैष्णो देवी यात्राएँ करवा रही होती हैं, उनकी सब्सिडी होती है, चार धाम यात्राओं की करवा रही होती है, जो एक सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी है उसके एकदम से अलग चला जाता है। तो भारत में जो पॉलिसी इससे क्या होता है, इससे एक कम्युनिटी को अगर ये सब ना मिले तो दूसरी कम्युनिटी अपने लिए डिप्राइवेशन महसूस करती है कि एक गवर्नमेंट एक कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है दूसरी वजह, इसलिए एक डिप्राइवेशन की भावना पैदा हो जाती है और फिर वो एक तरह का कम्युनल रंग ले लेती है और कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देती है। तो ये भी एक आरोप है भारत के सेकुलरिज्म में। जो वेस्ट के जो सेकुलरिस्ट हैं वो भारत पर आरोप लगाते हैं भारत का जो सेकुलरिज्म है वो फ्लॉड है, ठीक है। जबकि भारत के लोगों से बात करेंगे जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, वो कहते हैं कि नहीं, भारत जैसी मल्टीकल्चर सोसाइटी के लिए इस तरह का सेकुलरिज्म जरूरी है। हाँ, वो पूरी तरह से सही नहीं है या पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत जैसी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को एक तरीके से चलाना, एक तरीके से बांधना सही नहीं है। इसलिए हमने पॉजिटिव जो फॉर्म है सेकुलरिज्म का वो अपनाया है, ना कि वेस्ट का जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है वो। तो मुझे यकीन है आपको अपना लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।